यस, हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपसे मेरे को कल हमने स्टार्ट किया था। क्या स्टडी किया? 2 मिनट रिपीट कर रहा हूं, देन टू बी कंटिन्यू। क्लियर? हमने आपसे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने कहा बेसिक से स्टार्ट किया। हमें सबसे पहले आपसे मैं कह रहा हूं हमें चार्ज के बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है उसका मीनिंग ये होता है कि वह फिजिक्स की ब्रांच जिसके अंदर हम चार्ज और चार्ज की इंटरेक्शन की स्टडी करते हैं। इट मीन्स हमें सबसे पहले चार्ज के बारे में इंट्रोड्यूस होना पड़ा। तो हमने प्रॉपर्टीज के बारे में जाना कि चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो हमने देखा कि जो चार्ज होता है वो यानी आवेश जो होता है वो एक अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटीज होता है। फिर मैंने आपको बताया कि चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। फिर मैंने आपको थर्ड प्रॉपर्टीज बताई कि जो सेम चार्ज होते हैं, सजातीय आवेश होते हैं, उनमें हमेशा क्या होता है? रिपल्सन होता है। और जो अपोजिट चार्ज होते हैं, विजातीय आवेश होता है, उनमें क्या होता है? आपसे अट्रैक्शन होता है। क्लियर? ये हमने देखा। इट मींस अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं हमेशा उनमें क्या होगा? रिपल्सन होगा। नेगेटिव नेगेटिव होगा तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। क्लियर? और हम आगे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस और आगे कंटेंट में हम ये सारी चीजों को देखेंगे। फिर हमने देखा कि आपसे में को जो चार्ज होता है वो क्वांटीकृत होता है। इट मींस आपसे किसी के अंदर भी इलेक्ट्रॉन के जो नंबर होते हैं वो हमेशा 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं। 1.5 यानी 2.5 या 3.5 यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं होते। और हमने फॉर्मूला देखा Q बराबर Ne, और मैंने कहा कि उसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हम चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं, और चार्ज मिल जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। बस इसमें एक बात ध्यान रखनी होती है कि हमें पॉजिटिव आंसर कब टिक करना और नेगेटिव आंसर कब टिक करना है। अगर आपको एग्जामिनर कहता है कि किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इट मींस उस पर चार्ज नेगेटिव आएगा, और अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं तो उस पर चार्ज पॉजिटिव आएगा। दैट्स ऑल। बात समझ में? फिर हमने एक प्रॉपर्टी देखा कि जो चार्ज होता है उसकी यूनिट क्या होती है। तो एमकेएस और सीजीएस हमने जाना, और एमकेएस में मैंने कहा कि एक तो कूलाम होती है जो साइंटिस्ट को बोलो सम्मान देने के लिए बनाई गई, और आपसे मेरे को इसी तरह से एक यूनिट होती है एम्पेयर इनटू सेकंड। और सीजीएस में ईएससी और ईएमयू बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और मैंने कहा कि 1 ईएसयू जो होता है वो आपसे इक्वल टू 3 × 10⁹ बोलो क्या इक्वल 1 कूलाम इज इक्वल टू आपसे मेरे को क्या बताया? 3 × 10⁹ ईएसयू बताया, और 1 एएमयू इज इक्वल टू 3 × 10⁻10 ईएसयू बताया। तो इस तरह से हमने रिलेशंस को जाना। कुछ स्पेशल नोट बताया कि आवेश की सबसे बड़ी इकाई फैराडे होती है, आवेश की सबसे छोटी इकाई फ्रैंकलिन होती है, आवेश की प्रायोगिक इकाई जो होती है वो एम्पेयर इनटू हावर्स होती है। और आपसे मैं करूं इसी तरह से हमने आवेश की विमा के बारे में भी जाना। ये हमने प्रॉपर्टी स्टडी की और Q बराबर Ne पे बेस्ड क्वेश्चन किए। इतना हमने स्टडी किया था। बात समझ में? अब आगे हम स्टडी आज कर रहे हैं कूलाम का नियम, लॉ ऑफ कूलाम। ठीक है? कूलाम आपसे मैं कह रहा हूं का नियम, आपसे कूलाम्स लॉ। ठीक है? इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है? बचपन से हमने पढ़ा है। मेन हमें आपसे मैं कह रहा हूं इसमें क्या अप्रोच बनानी है कॉम्पिटिटिव वो भी जानना है। आपसे कूलाम्स लॉ में स्टडी कराने जा रहा हूं। क्लियर? सबसे पहले सबका ध्यान इधर होना चाहिए। कूलाम क्या कहता है? इधर देखो, कूलाम कहता है कि जब भी दो चार्ज जो है वो r डिस्टेंस पे आपसे में को उपस्थित होते हैं तो उनके बीच जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलाम फोर्स कहते हैं। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही कूलाम फोर्स के नाम से जाना जाता है। बात समझ में? और वो जो फोर्स होता है वो आपसे मैं कह रहा हूं दोनों के चार्ज के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ में आए? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या कूलाम फोर्स है वो आपसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हुआ। बात समझ में? जब हम इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं और वो FC इज इक्वल टू क्या हो जाता? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। बात समझ में? अब मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये जो मैंने आपको बताया है यहाँ पर जो K आया है, बात समझना, K जो है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, स्थिर वैद्युत की नियतांक। क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत की नियतांक। समझना मेरी बात को। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो आपसे मैं करूं स्टैटिक आपसे मैं को कांस्टेंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है
बोलो 9 इंटू 10 की पावर 9 आप समय को न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। कैसे हुआ, ये इधर जाएगा ये नीचे आएगा तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर बनेगा। क्लियर। अब आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये मैंने इसकी वैल्यू बताई और ये यूनिट कैसा है वो हमने अभी जाना। अब आपसे मैं कह रहा हूँ जो के होता है वो एक्चुअली क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। बात समझ में। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये जो है वो क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की क्या है, विद्युत आपसे मैं कह रहा हूँ शीलता। ठीक है। बोले तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या बोलते हैं इसको, परमिटिविटी आपसे मैं कह रहा हूँ ऑफ फ्री स्पेस। ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.86 इंटू 10 की पावर -12। क्लियर। और ये 4 पाई कांस्टेंट है तो इसका मतलब जो इसकी यूनिट थी वो इसकी उल्टा होगा। तो क्या हो जाएगा, बोलो कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कैसे लिख रहा हूं, मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो समझे नहीं समझे। क्लियर। अब आपसे मैं कह रहा हूं ये जो वैल्यूज है वो तो आपको हमेशा याद होनी चाहिए। वैसे ज्यादातर क्वेश्चंस में दे रखी होती है फिर भी हमें पता होना चाहिए। अब अगर मैं इसको ओपन कर दूं के को तो एफसी कूलम फोर्स क्या हो जाएगा 1/4 पाई और आपसे मैं कह रहा हूं एप्सिलॉन 0 और ऊपर Q1 और Q2 था और नीचे क्या हो जाएगा R स्क्वायर। मेरी बात समझ में आई आपको। ओके। अब क्या होता है कि ये तो मैंने आपको सिंपल तरह से कूलम फोर्स बताया। अगर मैं आपको इसका सदिश रूप बताऊं तो सदिश रूप में क्या होता है कि मैंने कहा एक्चुअली कूलम फोर्स जो होता है वो होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R के। ये क्या होता है, इसका वेक्टर फॉर्म होता है। क्या होता है, वेक्टर फॉर्म होता है। क्लियर। अब हम जानते हैं R कैप जो होता है वो में से क्या होता है R सदिश डिवाइड बाय R का परिणाम होता है। बात समझ में। R सदिश जो R वेक्टर R कैप होता है वो R सदिश डिवाइड R का परिमाण होता है। ये जो हम ऐसे लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं, R का परिमाण। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने एक ये रूप बताया है और अगर मैं इसका दूसरा रूप करूं तो FC इजिकल टू क्या कर सकता हूं मैं, K Q1 Q2 और आपसे मैं कह रहा हूं ये R स्क्वायर है और यहाँ पर ये रख दूं तो R सदिश डिवाइड बाय R हो जाएगा। तो इसका मतलब FC इजिकल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन RQ R सदिश। इसका मतलब हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी मुझे कूलम फोर्स का वेक्टर फॉर्म पूछा जाए और अगर मुझे यहाँ पर वेक्टर फॉर्म पूछा जाए और अगर R कैप है तो R स्क्वायर आएगा और R अगर वेक्टर R सदिश है तो R क्यू आएगा। मेरी बात समझना। इसमें अक्सर स्टूडेंट गलत कर देते हैं क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा नीचे R स्क्वायर बैठा हुआ है तो R स्क्वायर होता है लेकिन R यहाँ पर क्या होता है R कैप। अगर R सदिश है तो क्या होगा R क्यू होगा। मेरी बात समझ में आई बोलो आपको। क्लियर। तो सबसे पहले आपको ये नोट करना है कूलम का नियम क्या कहता है कि जब भी दो चार्ज जो है वो r डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं तो उन पर जो उनके बीच जो बल लगता है उसको हम कूलम बल कहते हैं और जिसका वैल्यू जो होती है या जो फैक्टर होते हैं इफेक्टेड करने वाले वो ये होते हैं। तो इसमें सबसे पहले दो लाइन लिखोगे, कूलम का नियम में हेडिंग डाली आपने, लिखोगे कूलम के अनुसार जब भी दो आवेश r दूरी पर स्मॉल r, ठीक है, डिस्टेंस पर स्थित होते हैं तो उनके मध्य जो बल लगता है उसे कूलम बल यानी कूलम फोर्स या स्थिर वैद्युत की बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम बल या स्थिर वैद्युत की बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट एरो करके लिखोगे कूलम फोर्स यानी कूलम बल निम्न पर निर्भर करता है। ठीक है। ये पूरा नोट करोगे, बोलो बात समझ में। फर्स्ट सेकंड देन ये पूरा कंप्लीट आपको नोट करना है। क्लियर। किस पर निर्भर कर रहा है हमें पता चल रहा है,
दोनों के चार्ज के वर्टिफिकेशन पे, और किस पे डिपेंड कर रहा है, दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के आपसे मैं करूं स्क्वायर के, बोलो आपसे इनवर्स प्रोपोर्शनल के। ओके, इतना नोट हुआ। ये इसको बोलते हैं, ऐसे इसका मतलब होता है आर का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ठीक है। क्या बोलते हैं, आर का परिमाण, ठीक है। इसको हम आर भी लिख देते तो भी चलेगा, बात समझो ना। मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ये वेक्टर फॉर्म, ठीक है, वेक्टर फॉर्म। ओके, बात समझ में आई मेरी। कूलम्ब फोर्स हमने देख रहे हैं। अब हमें पता है कि इससे लॉट ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो हम स्टडी करें उससे पहले मैं कुछ स्पेशल नोट्स बता रहा हूं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लिखोगे स्पेशल नोट। सबके नोट हुआ, ये बोलो। अब आपको मैं क्या बता रहा हूं, पहले स्पेशल नोट बता रहा हूं, ठीक है।
ध्यान से समझना, जैसे हमारा ये स्पेशल नोट नंबर 1, पहले सारे समझना। मैंने कहा कि FC, जब मैं FC लिखता हूं इट मीन्स क्या है, कूलाम फोर्स। समझ जाओगे, बोलो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। FC मतलब क्या होगा, कूलाम फोर्स। ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूं व्युत्क्रम वर्ग, व्युत्क्रम वर्ग का मतलब क्या है, इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, नियम, नियम मतलब क्या, लो का पालन करता है। मतलब क्या हुआ कि आपसे मैं कह रहा हूं पूरी फिजिक्स में कोई सा भी फोर्स हो, अगर उस फोर्स का रिलेशन आर के साथ ऐसा होता है तो वो सभी फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। कूलाम में भी ऐसा आ रहा है, मेरी बात को समझना। मतलब मैं स्पेशल नोट में क्या बता रहा हूं कि जो कूलाम फोर्स हमने स्टडी कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्या क्या बातें हम और निकाल सकते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि जो कूलाम फोर्स है वो व्युत्क्रम वर्ग इनवर्स स्क्वायर नियम का पालन करता है, बिकॉज इसका रिलेशन आर के साथ ऐसा होता है। क्लियर। उसके बाद दूसरा क्या बता रहा हूं, एफसी। अगेन हम एफसी का मतलब क्या, कूलाम फोर्स। मैं आपसे क्यों, न्यूटन की गति की, आपसे मैं गति के तृतीय गति के, आपसे मैं कह रहा हूं तृतीय नियम। ठीक है, तृतीय नियम मतलब मेरे कहने का मतलब थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, आपसे मैं कहूं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बोलो, का पालन करता है। इट मींस क्या कि कूलाम फोर्स जो है वो मोशन के थर्ड लॉ को, जिसको हम एक्शन रिएक्शन लॉ कहते हैं, नाम सुने होंगे। न्यूटन ने अपने मोशन के 3 लॉ दिए हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। जो थर्ड लॉ है उसको एक्शन रिएक्शन लॉ कहते हैं, उसको फॉलो करता है। क्या मीनिंग हुआ, तो आपसे मैं कह रहा हूं इस वाले पॉइंट से बहुत सी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आए कि आपको बोला जाता है कि ये एक चार्ज है Q1 और आपसे मैं कहूं यार डिस्टेंस पे एक चार्ज है Q2। क्लियर। तो आपको बोला जाता है कि Q1 और Q2 एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं उसका रेशियो क्या होगा। इट मींस अगर मैं इसका फोर्स करूंगा F1 तो भी मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को चार्ज को इंक्लूड और दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर करना पड़ेगा। मैं अगर F2 करता हूं तो भी मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों का चार्ज का स्क्वायर और दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर करना पड़ेगा। इट मींस हमेशा क्या होगा, F1 और F2 का रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा। तो इसका मतलब ये जो मैंने लिखा वो आपको समझ में आया होगा। आपको कभी भी एग्जामिनर कहता है कि 2 कूलम 4 कूलम 2 इतनी डिस्टेंस में है, बताइए 2 और 4 के बिटवीन एक दूसरे पर जो फोर्स लग रहा है, कूलम फोर्स लग रहा है, उसका रेशियो क्या होगा, तो ऑलवेज रेशियो क्या होगा, 1:1 ही होगा। बात समझ में, क्योंकि आपसे मैं कह रहा हूं ये दोनों का रेशियो 1:1 ही आएगा। बोलो, मेरी बात समझ में आई। तो ये जो सेकंड नियम समझ में आया, बोलो आपको सेकंड पॉइंट समझ में आया कि कभी भी आपको हाइपोथेटिकल ऐसा क्वेश्चन पूछे कि 10 माइक्रोकूलम 20 माइक्रोकूलम इतनी डिस्टेंस पे है, तो बताइए 10 और 20 पर एक दूसरे पर लगने वाले कूलम फोर्सों का रेशियो क्या होगा, तो रेशियो 1:1 ही होगा। क्योंकि उसका फाइंड आउट करेंगे दोनों का चार्ज मल्टीप्लाई होगा, इसका फाइंड आउट करेंगे दोनों का चार्ज मल्टीप्लाई होगा, और इसमें भी दोनों बीच की डिस्टेंस का बोलो डिवाइडेशन में स्क्वायर होकर के होगा और इसमें भी होगा। तो रेशियो हमेशा 1:1 ही आएगा। आई थिंक 2 स्पेशल नोट समझ में आया आपको, क्लियर, नोट करो।
ये आर अगर इंक्रीज करेंगे तो एफ सी डिक्रीज होगा ना। हाँ बात समझ, इंक्रीज का इनवर्सिव प्रपोजल है ना। ठीक है, ये तो हम स्पेशल नोट में बहुत सारी बातें जान रहे हैं, बात समझ, जिससे बेस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन भी अपन कर सकते हैं। बाकी न्यूमेरिकल सेक्शन अभी लेंगे अपन, बात समझ ना। बात मेरी समझ में आई? थर्ड पॉइंट पे आए बोलो। ओके, दोनों पॉइंट हो गए नोट। ठीक है, स्पेशल नोट नंबर 3। स्पेशल नोट नंबर 3 में क्या बता रहा हूं, इधर देखो। आपको, आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने यहां पर लिखा एफ सी का के सदिश रूप। ठीक है, के सदिश रूप, यानी मेरे कहने का मतलब है वेक्टर फॉर्म्स, आपसे मैं कह रहा हूं ऑफ एफ सी। ठीक है, कितने पॉसिबल है, इधर ध्यान देना। मैंने कहा एफ सी इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आर के, एक ये पॉसिबल है, बोलो एक तो ये पॉसिबल है ना। उसके बाद मैं आपसे कहूं एफ सी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर आर कैप, ये भी पॉसिबल है, बोलो। के को ओपन किया है, आपसे मैं कह रहा हूं एफ सी इज इक्वल टू, मैंने कहा के क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, और आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर अगर मैं आर क्यू कर देता हूं तो बोलो क्या कर सकता हूं, आर सदिश कर सकता हूं मैं, बोलो। तीसरा ये भी पॉसिबल है। मैंने कहा एफ सी इज इक्वल टू, मैंने कहा क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यू और आर सदिश, बोलो ये भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब टोटल कितने मैक्सिमम पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं, अतः आपसे देखो एफ सी वेक्टर इज इक्वल टू, मैंने कहा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आर कैप इज इक्वल टू, आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर आर कैप इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर क्यू आर सदिश इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यू आर सदिश। मतलब ये चारों पॉसिबल है, इनके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं है। आपको मेरी बात समझ में आई? मतलब इसमें मैंने थर्ड स्पेशल नोट में मैक्सिमम वेक्टर फॉर्म आपको बता दिए। क्वेश्चंस कैसे आ सकता है, आपको पूछा जाए कि एफसी यानी कूलॉम फोर्स का कौन सा वेक्टर फॉर्म सही नहीं है, बोलो बात समझ में आए? तो आपसे मेरे को अगर किसी में आर कैप लगा रहा हो आर क्यू कर रखा हो तो गलत है, बोलो। अरे समझे नहीं समझे, बोलो। क्लियर, नोट करोगे?
हुआ नोट बोलो। फोर्थ पॉइंट आपको थर्ड पॉइंट समझ में आया बोलो, क्लियर। नाउ फोर्थ पॉइंट, हो गया। ये सारी चीजें हम अप्लाइड कर रहे हैं, बोलो बात समझ, यानी वही चीज जिसमें से और क्या क्या हम निकाल सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर, ओके। हो गया नोट बोलो, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या बता रहा हूँ आपसे, मैं कह रहा हूँ अभी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के बारे में जाना, तो अगर आपको कभी डायरेक्ट पूछा जाए कि आपसे मैं कह रहा हूँ कि यूनिट, आपसे मैं कहूँ डायमेंशन यानी के की विमा, बोलो के की विमा का मतलब क्या हुआ, बोलो डायमेंशन। आपसे मैं कह रहा हूँ ऑफ के क्या है, अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, क्लियर। तो हमने जाना कि सबसे पहले F बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो आपसे मैं कह रहा हूँ के, इसलिए के इज इक्वल टू क्या होगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर होगा, क्लियर। अब मैं आपसे हूँ के की मुझे विमा डायमेंशन चाहिए, बोलो फोर्स की सबको पता होती है, क्या होती है फोर्स की, बोलो m1 l1 t माइनस टू। दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन हमेशा आपको याद होनी चाहिए, एक है फोर्स जिसकी m1 l1 t माइनस टू और एक है w वर्क यानी m1 l2 t माइनस टू, ये सबसे ज्यादा फिजिक्स में यूज आती है, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब बल की m1 l1 t माइनस टू होती है, सबको पता है, ओके। उसके बाद r यानी क्या हो जाएगा l स्क्वायर, और आवेश की क्या होती, बोलो 80, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर। आवेश की 80 कैसे आया, Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू क्या क्या हो, Q अपॉन T होता है, तो आपसे मैं कहूँ Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू T होता है, तो Q आपसे मैं कह रहा हूँ कि विमा बनेगी, I का क्या होता है एम्पियर, और समय का क्या होता है टाइम, तो आपसे मैं Q जहाँ जहाँ होता है वहां पर 80 लिख सकते हैं, बताया मैंने आपको, क्लियर। अब मुझे इसको सोल्व करना है, मैंने कहा m1 हो जाएगा, l3 हो जाएगा, t माइनस टू, और ये भी जाएगा तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और a ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो हमें कभी भी चार ऑप्शन दिए जाए और हमें पूछा जाए कि k की डायमेंशन कौन सी सही है, तो हमें याद नहीं रखना, फटाफट करके आना चाहिए, नोट करोगे। ये भी एक तरह से क्वेश्चन ही है जो हम स्पेशल नोट के रूप में कर रहे हैं, बात समझ, अप्लाइड कर रहे हैं। गुलाम फोर्स में क्या क्या पूछा जा सकता है वो सारा हम निकाल रहे हैं, बात समझ ना, ओके। पॉइंट नंबर 5 पे आओ मैं, बोलो ओके। फोर्थ समझ में आया बोलो, ठीक है। अगेन अप्लाइड किया हमने, बात समझ रहे ना, कि अगर डायरेक्ट पूछे तो हम कैसे करेंगे। इसी तरह से फिफ्थ पॉइंट क्या बता रहा हूं, फिफ्थ पॉइंट मैंने कहा कि अगर हमें कोई कहे कि आपसे मैं कह रहा हूं एप्सिलॉन नॉट की विमा,
मतलब आपसे मेरे को डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मैंने अभी आपको बताया था। क्लियर? अगर इसका पूछे तो हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला, हर चीज हमें उसी से करना है। एफ सी इज इक्वल टू क्या करेंगे बोलो, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। बोलो बात समझ में? मुझे इसकी फाइंड आउट करनी, तो इसको मैं इधर लेके आया तो ऊपर क्यू स्क्वायर हो गया, नीचे 4 पाई एफ आपसे मैं कह रहा हूँ और आर स्क्वायर हो गया। क्लियर? अब मैंने कहा इसकी मुझे क्या चाहिए, वीमा चाहिए, नो प्रॉब्लम। आपसे मैं कह रहा हूँ ये क्या होगा, बोलो 80 का स्क्वायर, 4 पाई कांस्टेंट है उसका कुछ होता नहीं है, एफ का क्या होता है, मैं करूंगा m1 l1 t माइनस टू, और आर का क्या कर दूंगा एल स्क्वायर, देन सोल्व करके टिक कर दूंगा। बोलो बात समझ में आए? तो क्या कर देंगे, बोलो m-1 और l1 और 3 हो गया, ऊपर जाएगा तो -3, टी स्क्वायर ऊपर से है और ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा t4, और आपसे मेरे को a स्क्वायर। मेरी बात समझ में आई? बोलो आपको क्लियर? नोट करोगे? ओके, तो अगर ये भी पूछे तो कर सकते हैं। उसके बाद स्पेशल नोट नंबर आपसे मैं कह रहा हूँ 6, ठीक है। 6 क्या बता रहा हूँ, इधर देखो, मैंने लिखा यहाँ पर आपेक्षिक, आपसे मैं करूँ विद्युतशीलता, ठीक है। यानी मेरे कहने का मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, क्या लिख रहा हूँ मैं, बोलो रिलेटिव, आपसे मैं करूँ परमिटिविटी। क्लियर? रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब एप्सिलॉन आर होता है, बात समझ रहे हो ना। अब आपसे मैं करूँ ये क्या होता है, तो रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब होता है माध्यम की, बोलो विद्युतशीलता डिवाइड बाय निर्वात की विद्युतशीलता। यानी मेरे कहने का मतलब ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, तो हम बोलेंगे माध्यम, आपसे मैं माध्यम की विद्युतशीलता, बोलो विद्युतशीलता, ठीक है। यानी मेरे कहने का मतलब है परमिटिविटी, परमिटिविटी आपसे मैं कह रहा हूँ ऑफ मीडियम। क्लियर? और मेरे कहने का मतलब है ये क्या है, अभी मैंने बताया था, बोलो निर्वात की विद्युतशीलता, यानी परमिटिविटी ऑफ क्या होगा, बोलो फ्री स्पेस। बात समझना मेरी। तो मेरे कहने का मतलब है कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, रेशियो ऑफ EM अपॉन E0। बोलो बात समझ में? यानी मीडियम डिवाइड बाय निर्वात का जो रेशियो होता है उसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। अब मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैंने ये 6 पॉइंट बताया और 7 पॉइंट अगर मैं आपसे कहूँ यूनिट एंड आपसे मेरे को डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन ऑफ, अगर ER अगर आपसे कोई पूछता है कि ER आपसे की इकाई और विमा पूछी जाए, तो इकाई एंड विमा, तो मेरे कहने का मतलब है कि चूंकि डिवाइड बाय सेम है, तो मेरे कहने का मतलब ये क्या होगा, बोलो यूनिट लेस एंड आपसे मेरे को डायमेंशन लेस, ठीक है। डायमेंशन लेस मतलब ये इकाई हीन होगा और विमाहीन होगा। तो मेरे कहने का मतलब है अगर आपको कभी इसकी या इसकी पूछे वो तो आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए, लेकिन अगर इसकी पूछे तो यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होगा। किसी के डायमेंशन लेस होने का मतलब क्या है, M0 L0 T0, यही मीनिंग होता है। तो अक्सर आपको ध्यान देना है कि अगर आपको विद्युतशीलता की यूनिट डायमेंशन पूछे तो आपको देखना पड़ेगा कि कहीं रिलेटिव तो नहीं दे रखा है, आपेक्षिक दे रखा है, तब तो डायरेक्ट टिक हो जाएगा M0 L0 T0। और अगर माध्यम या निर्वात की पूछे तो जो आपको अभी बताया वैसे टिक करके निकाल के टिक करना पड़ेगा। बात समझ में आई मेरी? आपको नोट करोगे?
ओके तो मेरे कहने का मतलब मैंने आपको 7 स्पेशल नोट बताया है जो सारे सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम इस तरह से इनको ध्यान रख सकते हैं। अब आपसे मेरे को हम न्यूमेरिकल सेक्शंस पे आते हैं कि जो हमारा जो कूलाम फोर्स है उसे किस किस वैरायटी के क्वेश्चन न्यूमेरिकली बन सकते हैं। तो इसमें 8.8 और ध्यान रख सकते हैं फॉर न्यूमेरिकल, आपसे मेरे को फॉर न्यूमेरिकल यूज, ठीक है, फॉर न्यूमेरिकल यूज कोई भी क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, कूलाम फोर्स प्लस माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बात समझ में आए? तो मेरे कहने का मतलब है आपको ये प्लस माइनस का मतलब क्या है, तो अगर आपसे मैं कहूँ यहाँ पर ध्यान देगा, अगर आपका Q1 और Q2 ये मैंने किया Q1 और ये Q2, अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स भी हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब कूलाम फोर्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये दोनों नेगेटिव है तो भी कूलाम फोर्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। मेरी बात समझ में आए? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव बन जाते हैं। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा, नेगेटिव हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हम कूलाम फोर्स जब भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन केस ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो अगर आपको दो ऑप्शन पॉजिटिव और दो नेगेटिव दे रखा हो तो हमें ये देखना जरूरी है Q1 Q2 का चार्ज क्या है। बोलो बात समझ में आए? तो मेरे कहने का मतलब यहाँ प्लस माइनस लिखने का मतलब समझ में आया कि या तो FC जो है कूलाम फोर्स पॉजिटिव में आंसर मिल सकता है या नेगेटिव में मिल सकता है। वो किस पे डिपेंड करेगा कि Q1 Q2 का चार्ज, बोलो आपसे मैं कहूँ पॉजिटिव है नेगेटिव है। बात समझ में आई मेरी? ओके नोट करो। फॉर न्यूमेरिकल यूज का मतलब समझ में आया? जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें आर के बार सदिश उनसे कोई मतलब नहीं होता है, वो तो हमें वेक्टर फॉर्म पूछी जाती है तभी उसको ध्यान रखना है। अदरवाइज आपके ऑलवेज माइंड में कूलाम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मीनिंग के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ही होना चाहिए। मेरी बात समझ में आई? बोलो क्वेश्चन सेक्शन ले अपन 8 पॉइंट में मैंने बहुत सारी चीजें डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो बताया। अब अपन न्यूमेरिकल फॉर्म को लेते हैं। कूलाम फोर्स पे बेस हमारे माइंड में एक ही फॉर्मूला एक ही चीज होनी चाहिए, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सारी बातें हमने उसी के आपसे मैं करूँ इर्द गिर्द की है। ये नोट हो गया सबके? क्लियर? अब आपसे मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे मैं कह रहा हूं, आपको पूछा जाए यदि दो, इधर ध्यान देना, दो इक्वल चार्ज समान आवेश, समान आवेश, ठीक है, समान आवेश का मतलब क्या होता है, बोलो इक्वल चार्ज। आपसे मैं कहूं यदि दो समान आवेश, आपसे मैं करूं आर दूरी, आर दूरी, दूरी मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, बोलो डिस्टेंस, ठीक है, पर जब आपसे मैं करूं उपस्थित, उपस्थित, ठीक है, होते हैं, होते हैं, तो आपसे मैं कह रहा हूं तो उनके मध्य, उनके मध्य, ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूं एफ बल, एफ कूलाम बल, ठीक है, कूलाम बल। अब अगर वो एग्जामिनर चाहे तो एफ बल भी बोल सकता है और कूलाम बल भी बोल सकता है। अंडरस्टूड सी बात है कि अगर दो चार्ज है और आर डिस्टेंस है तो जो फोर्स होगा वो कूलाम फोर्स ही होगा। बात समझ में आए? तो मेरे कहने का मतलब उनके मध्य एफ बल आपसे वो लगता है, ठीक है, लगता है। यदि बीच की दूरी, आपसे मैं कह रहा हूं बीच की दूरी, ठीक है, को आपसे मैं कह रहा हूं दुगुना, दुगुना, दुगुना का मतलब क्या हो गया, 2 टाइम्स इंक्रीज। बात समझ, दुगुना कर दिया आपसे मैं कहूं जाए तो अब आपसे मैं कह रहा हूं अब बोलो बल, आपसे मैं कह रहा हूं अब, ठीक है, तो मैंने कहा अब बल जो है बल होगा, ठीक है। ऑप्शन वो आपको क्या देगा, ए आपसे मैं कहूं F/2, बात समझ में आए, बी आपको कहा जाएगा F/4, आपसे मैं कहूं एक 4F, ठीक है, डेफिनेटली ऐसे ही बोलेगा। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं
एक आपको बोलेगा आपसे मैं कह रहा हूँ 2f, क्लियर, ऐसे देगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, आप चाहे तो हवा हवा में भी कर सकते हैं। कैसे, मेरे कहने का मतलब दो तरीके बताता हूँ, एक तरीका जो बिल्कुल सिस्टमेटिक करने का, एक जिसको डायरेक्ट हवा हवा में करने का। मेरे कहने का मतलब है कि आपसे मेरे को तीन तरीके हैं। एक कैसा कि फर्स्ट मेथड आपसे मेरे को f इज इक्वल टू, मुझे पता है k क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब मुझे पता है कि चार्ज उसने सेम दे दिया, ध्यान देना इधर, तो आपसे मैं करूं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, आर स्क्वायर। अगर वो f को दुगना करता है तो बल कितना हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। और समझे नहीं समझे बोलो। तो मेरे कहने का मतलब है अगर ये r डैश अगर 2r करेगा तो f डैश जो होगा वो f बाई 4 होगा। बोलो बात समझ में। एक तो ये तरीका हुआ, क्लियर। आपसे मैं कह रहा हूं सेकंड मेथड, ठीक है, सेकंड मेथड। मेरे कहने का मतलब है सब आंसर तो वैसे ही निकलेगा, बात समझ रहे हो ना। सेकंड मेथड क्या, आपसे मैंने कहा पहले फोर्स क्या था, k क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर था, क्लियर। अब आपसे मैं कह रहा हूं एफ डैश में देखना चाहता हूं k क्यू स्क्वायर और आपसे मैंने कहा आर डैश का स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि आर डैश उसने क्या किया बोलो, 2r किया है, और समझे नहीं समझे बोलो, क्लियर। तो एफ डैश क्या हो जाएगा, मैंने कहा k क्यू स्क्वायर और यहां पर करूंगा तो बोलो 4, मैंने कहा 4r स्क्वायर, क्लियर। अब अगर मैं एफ डैश अपॉन एफ करूंगा तो मुझे पता है बोलो के क्यू, आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर के क्यू स्क्वायर अपॉन मैंने कहा 4r स्क्वायर और यहां पर के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, बोलो सब कट हो जाएगा। तो एफ डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, आपसे मेरे को f बाई 4 हो जाएगा। f ऊपर जाएगा r, बोलो आपसे ऊपर जाएगा 4 नीचे है। मेरी बात समझ में आए। और तीसरा मेथड आपसे मेरे को, थर्ड मेथड क्या होता है कि सीधी सी बात है, पेन चलाना ही क्यों पड़े, जब 4 सेम दे दिया तो r इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर ये दुगना किया तो f क्या होगा बोलो, चौथाई ही होगा। मेरी बात समझ में आए। मेरे कहने का मतलब है करने में आप बोलो इनमें से किसी भी तरीके से कर सकते हो, बात समझ ना, लेकिन वहां क्वेश्चन आपका राइट होना चाहिए। ये जो मेथड है वो कब लागू होता है, जब हमारे एग्जाम सब्जेक्टिव होते हैं। यहाँ पर तो ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनमें फंडा क्लियर है, फॉर्मूला आपको पता है, तो आपको टिक करना चाहिए। ये भी करोगे तो आंसर तो f बाई 4 ही टिक होगा, बात समझ में आए। तो मेरे कहने का मतलब है इनमें से किसी को भी फॉलो करो, आंसर क्या होगा, f बाई 4 होगा। बोलो बात समझ में आई। ओके, तो ये एक मैंने बताया, आपको एक दो करोगे बोलो, नोट करोगे। f बाई 4 कैसे आया, समझ में आया बोलो आपको, ठीक है ना। बात समझ में आए बोलो, ओके।
ओके, बात समझ में आई? मेरे कहने का मतलब ये तो जब हम सीख रहे हैं, सीखने के बाद तो हवा हवा में होना चाहिए। क्लियर? एकदम इजी होता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, अब आपसे मैं कह रहा हूं, मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं। अगर मैंने आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा हूं, यदि दो इक्वल चार्ज r डिस्टेंस पे होते हैं तो F फोर्स उस पर लगता है। जब आपसे मैं कह रहा हूं दोनों, ठीक है, आवेश को मैंने कहा दुगुना, ठीक है, तथा बीच की दूरी, आपसे मैं दूरी, ठीक है, डिस्टेंस को आधा, आधा मतलब क्या बोला, हाफ, ठीक है, कर दिया जाए तो बल होगा। ठीक है, बात समझ में आई मेरी? बोलो। ऑप्शन आपको दे रखा है, एक F/16, एक आपसे मैं कह रहा हूं 8F, क्या है बोलो, 8F, एक दे रखा आपको 16F, और एक दे रखा आपको, आपसे मैं कह रहा हूं F/8। क्लियर? क्या होगा बोलो? मेरे कहने का मतलब बिना पेन चलाए आंसर देना आना चाहिए। क्लियर? दोनों क्या चेंजेस किया वो आप देखो। अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए। दोनों चार्ज को डबल किया है और बीच की डिस्टेंस को हाफ किया है। तो आपसे मेरे को अब क्या फोर्स होगा वो आपसे पूछा है। वेरी सिंपल, इधर देखो, F इजिकल टू क्या है, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? अब मैं आपसे को नया फोर्स देखना है। क्या किया, दोनों चार्ज को क्या किया, डबल, और दोनों चार्ज को क्या है, डबल, और बीच की दूरी को कितना किया है, आधा। समझ में आई मेरी बात? तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 16 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जिसको हम बोलो 16F भी लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? और के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर तो F ही था ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 16। बोलो, बात समझ में आई? यस या नो? एक बार वापस बताऊं, समझ गए? बोलो, वापस बताऊं, इधर ध्यान देना। मेरे कहने का मतलब है ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखो, आज मेरी क्लास का मोटिव यही एक फॉर्मूले का पोस्टमार्टम करना है। मतलब एक फॉर्मूला के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, उसका हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं वो मैं सिखा रहा हूँ, क्योंकि कूलम्ब फोर्स तो वही है। और बोलो, हमें यहाँ कोई कूलम्ब फोर्स, उसकी डेफिनेशन, डेरिवेशन कुछ थोड़ी ध्यान रखना पड़ता है। हमारा एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में हम स्टडी बहुत डिटेल से करते हैं, एंड रिजल्ट याद बहुत छोटा सा रखना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब है मेरी पूरी कहानी इसी के आगे पीछे घूम रही है। बोलो, आपसे मेरे को चाहे मैं के की यूनिट बताऊं, के की डायमेंशन बताऊं, एफ से सब कुछ इसी से निकाल रहा था मैं। बोलो, और यही लिख करके कर रहा था ना, तो अब मैं क्वेश्चन भी करा रहा हूं तो इसी से करा रहा हूं। तो मेरे कहने के, अच्छा, आप मुझे बताओ कि दो चार्ज है तो मैंने क्यू स्क्वायर कर दिया। अब दो चार्ज क्या है, क्यू और क्यू है ना, तो एक क्यू को भी मैंने 2 किया और एक क्यू को भी मैंने 2 किया। स्क्वायर आपसे मैं कह रहा हूं क्यों आना चाहिए, इधर देखो, ये लिखूं या मैं आपसे कह रहा हूं ये लिखूं, बात तो एक ही है ना। और बोलो, बात तो एक ही है ना। मेरी बात समझ में आई? मैं यहां पर देखो, ये क्यू क्यू जब सेम चार्ज होता तो हम क्यू स्क्वायर लिख देते हैं। बाकी बेसिकली तो Q1 इंटू Q2 है ना। बोलो, बात समझ? वो तो मैं कंडीशन डाल देता हूं, दो इक्वल चार्ज, तो मैं के क्यू स्क्वायर अपॉन आर लिख देता हूं। मैं अगर बोलूं एक इतना ने एक इतना, तब तो मुझे Q1 इंटू Q2 लिखना पड़ता है ना। बात मेरी समझ में आई? बोलो, तो मैंने कहा ये दोनों सेम है। बोलो, अब ये तो हुआ पहले कंडीशन जब F फोर्स था। अब उसने बोला कि चार्ज को क्या किया है, डबल डबल किया है, तो जैसा बोला मैंने कर दिया। एक क्यू को भी 2Q कर दिया, दूसरे को भी 2Q कर दिया, और बीच की दूरी को कितना किया, आधा, तो मैंने भी आधा कर दिया। इतना करने के बाद तो फिजिक्स तो खत्म हो गई, और अब तो मैथ्स आ गई ना कि मुझे इसको सोल्व करना है। तो मैंने कहा 2 और 2 कितना हुआ। बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं, इधर देखो, 2 और 2 कितना हुआ, 4, तो 4 के क्यू स्क्वायर हो गया ना। बोलो, अब आपसे मैंने कहा इसको सोल्व करूं तो आर स्क्वायर बाय 4 होगा, तो 4 ऊपर जाएगा तो कितना होगा, बोलो 16 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बोलो, बात समझ में? तो ये वाला तो मेरा एफ था, तो एफ डैश क्या हो जाएगा, बोलो आपसे मेरे को 16F हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके,
समझ में आई मेरी बात? बोलो। के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हम कब लिख सकते हैं? जब दोनों चार्ज कैसे हो? समान हो। बात समझ में आए? मेरी बात समझे नहीं समझे? बोलो। क्लियर? तो आपसे मैं कहूँ इस वैरायटी के क्वेश्चन कर सकते हो, और एक तीसरा क्वेश्चन आपसे अलग वैरायटी का। ये समझ में आने के बाद 5 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, आप समझ रहे हो ना? बोलो। क्लियर? आया समझ में? बोलो। ठीक है। ऑप्शन हमेशा ऐसे ही आते हैं, बात सुनो ना। ओके, अब आपसे मैं कह रहा हूं कि ये जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें तो हम कंपेयर कर रहे थे। क्लियर? पूरा फॉर्मूला कब यूज आएगा? जब मैं आपको अब जो करा रहा हूं वैसा क्वेश्चन होगा तो आपको पूरा फॉर्मूला यूज आएगा। ठीक है? उस तरह का एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको दिया जाए, सपोजेड मैं आपसे कहूं, ऐसा कहा जाए, एग्जामिनर कहता है क्वेश्चन नंबर 3, इधर ध्यान देना, यदि 2 माइक्रोकुलाम, आपसे मैं कहूं 2 माइक्रोकुलाम एंड 4 माइक्रोकुलाम के दो आवेश, दो चार्ज आपसे वो 3 मीटर की दूरी पर आपसे मैं कहूं स्थित है, तो लगने वाले, आपसे मैं कह रहा हूं लगने वाले कुलाम, आपसे मैं कहूं बल, ठीक है, कुलाम बल यानी FC, ठीक है, का मान आपसे मेरे को होगा। क्लियर? और आपको यहीं पर दे रखा है K इजिकल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर। मैंने आपको पहले ही कहा ये जनरली वैल्यू दे रखी होती है। अब आपसे मैं कहूं इसको सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे, चूंकि FC इजिकल टू क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मेरी बात समझ में? इस बार K की वैल्यू रखनी पड़ेगी। बोलो समझे समझे? पहले जो कराया था वो क्वेश्चन तो कंपैरेटिवली थे, इस बार तो मुझे करना पड़ेगा। K की वैल्यू क्या है? 9 इंटू 10 की पावर 9। Q कितना दे रखा? 2। अच्छा, गुलाम दे रखा, माइक्रो गुलाम दे रखा, माइक्रो गुलाम, माइक्रो गुलाम दे रखा तो 10 की पावर -6 करना पड़ेगा। कल मैंने आपको छोटी छोटी बातें बताई थी, और मैंने कहा 4 माइक्रो गुलाम तो 4 इंटू 10 की पावर -6 करना पड़ेगा। क्लियर? बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी? 2 मीटर दे रखी है, तो बोलो आप 3 मीटर दे रखा, 3 का स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे कहना ये 9 और ये 9 कट हो गए। अरे बोलो समझे नहीं समझे? जनरली जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें सब सेटिंग आती है। बात समझ में? मतलब डाटा इस तरह के आते हैं कि आप कर सकते हो, बस आपको कोशिश करनी पड़ती है। तो आपसे मैं कहूँ अल्टीमेटली क्या हो गया? 4 और 2 कितना हो गया? 8 हो गया। और समझे नहीं समझे? बोलो। क्लियर? और आपसे मैं कहूँ ये 6 और ये 6 कितना हो गया? 12 हो गया। माइनस का 12 और प्लस का 9, तो 8 इंटू 10 की पावर -3 बचा रिमेनिंग। बोलो बचा कि नहीं बचा? क्योंकि हमारा हमें पूछा क्या है? 4, तो न्यूटन में आंसर हो जाएगा। बोलो मेरी बात समझ में आई? वापस देखो मैंने क्या किया, समझ में आया कि नहीं आया? मैंने कहा K की वैल्यू रखी 9 इंटू 10 की पावर 9। क्लियर? मैंने Q वैल्यू रखी 2 इंटू 10 की पावर -6। यहाँ तो 2 ही दे रखा है, मैंने 2 इंटू 10 की पावर -6 क्यों लिखा? बिकॉज यहाँ कुलाम नहीं दे करके क्या दे रखा है? माइक्रो कुलाम दे रखा है। मैंने कल बताया कि मिली कुलाम, माइक्रो कुलाम, नैनो कुलाम दिया जाता है, तो माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, मिली का मतलब 10 की पावर -3, नैनो का मतलब 10 की पावर -9। जो छोटी छोटी बातें बताई थी वो आगे इस तरह से यूज आती है। उसके बाद मैंने कहा ये 4
माइक्रो कूलम, तो 4 × 10⁻⁶ कर दिया। फिर इसकी डिस्टेंस कितनी दे रही है? 3 मीटर, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं, अगर सेंटीमीटर में देता तो उसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता। छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 हुआ, तो 9 9 से कट हो गया। फिर हमने 4 और 2 8 कर दिया और यहाँ पर पावर को सोल्व किया तो 10⁻³ आ गया। क्लियर? अब डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, ये ऑप्शन दे या आपसे मैं कहूँ ये ऑप्शन दे। आप समझे नहीं समझे बोलो? ये भी सही है। आपको मैं कहूँ 80 × 10⁻⁴ न्यूटन दे, वो डिपेंड ऑन एग्जामिनर। बात समझ में? सारे ही आंसर राइट होंगे। आपको मेरी बात समझ में आई बोलो? क्लियर? तो हमने आज बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर कूलम्ब फोर्स के बारे में पूरा जाना। बोलो बात समझ में? नोट करोगे? ठीक है, 5 मिनट ब्रेक है।